यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में आई भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। हालात को देखते हुए वहां अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकानों में घुटनों तक पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से वहां रखा सामान भी बर्बाद हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बचाव दल के लोग पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। इलाके में पानी भरा होने से इस काम में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। बाढ़ के अलावा वहां जमीन खिसकने की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ज्यादातर इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया और लोग जहां थे वहीं फंसकर रह गए, जिसके बाद रास्ते पर पड़े मलबे को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। अनलॉक 1 के दौरान दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बारात घर को इमरजेंसी केयर सेंटर यानी अस्पताल में बदल दिया। 100 बिस्तरों वाले इस केयर सेंटर में उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होंगे। और चूंकि ये बारात घर एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने है, इसलिए इसे एलएनजेपी अस्पताल से ही जोड़ दिया गया। बारात घर के अस्पताल में बदलने का काम पूरा हुआ तो तैयारियों पर नजर डालने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतजार करते दिखे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी के रुकते ही एक आदमी तेजी से कार का दरवाजा खोलता नजर आया और बिना वक्त गंवाए मुख्यमंत्री इमरजेंसी केयर सेंटर की तरफ बढ़ते दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल के पास बने एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे हैं। दरअसल इस बैंक्वेट हॉल को एलएनजेपी हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बनाया गया है। केयर सेंटर के अंदर अस्पताल की तमाम सुविधाएं नजर आईं। सीएम केजरीवाल यहां के इंतजाम को लेकर डॉक्टरों से बातें करते दिखे। केयर सेंटर में मरीजों को बोरियत से बचाने के लिए लूडो और शतरंज जैसे खेल और टीवी का इंतजाम भी किया गया है। इमरजेंसी सेंटर की सुविधाओं से संतुष्ट होने के बावजूद केजरीवाल कोरोना मरीजों को ऐसी जगहों पर रखने के केंद्र सरकार के आदेश से खुश नहीं दिखे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, लेकिन उनका अंदाज तल्ख नजर आया। केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? गुजरात के सूरत में एक बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। घटना सामने आने के बाद खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दखल दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि कांस्टेबल ने बैंक के अंदर जमकर हंगामा किया और विरोध करने पर वहां की एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। ये कांस्टेबल कर्मचारी की गर्दन पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलता दिखाई दिया और फिर वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी के साथ भी हाथापाई करने लगा। इससे पहले वो और उसका साथी काउंटर के पास खड़े होकर काफी देर तक बहस करते रहे। भाई साहब यहाँ 3:30 बजे आ गए तो इनको बताया ना 5 मिनट खराब है, तो मुझे आपने बोला कि 4 बजे बाद एंट्री नहीं होती। एंट्री सारे काम 4 बजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद गुस्से में आकर कांस्टेबल ने कर्मचारी पर हमला कर दिया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस के आके मुझे मारपीट की है। He's touched me everywhere. उस कर्मचारी के पति ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी उनकी एक नहीं सुनी। लोग कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। फिर लास्ट में हमारे स्टाफ आए, तब जाके उन्होंने थोड़ा रिलैक्स लिया। हालांकि बाद में आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया गया। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नेपाल में शादी करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन पहले नेपाल की संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके अगले दिन से नेपाल के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहां के बीरगंज शहर में भी लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन का यह प्रस्ताव ऐसे समय पेश किया गया जब नए नक्शे की वजह से भारत के साथ उसके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। यही वजह रही कि वहां प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नेपाल सरकार के इस फैसले को मौजूदा हालात से जोड़ दिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत और नेपाल के बीच का रोटी बेटी का रिश्ता याद दिलाया। यो सम्बन्ध सीताको बिहा हुनुभन्दा पहिलेदेखि चल्दै आएको बेटी रोटीको सम्बन्धित थियो, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। विरोध करने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संसदीय प्रणाली से खिलवाड़ कर रही है। यो केपी ओलीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा संसदीय प्रणालीलाई सिद्ध्याएर कम्युनिस्ट शासन पद्धति लाद्नको लागि हाल के दिनों में भारत और नेपाल के रिश्तों में जो खटास आई है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि नेपाल सरकार ये प्रस्ताव भारत को निशाना बनाने के लिए लाई।
क्योंकि नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास होते ही नेपाल में शादी करने वाली दूसरी देश की महिलाओं की मुश्किल बढ़ जाएगी और शादी के बाद उन्हें नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि इससे पहले नेपाल के पुरुष से शादी करने के तुरंत बाद विदेशी महिला को नागरिकता के साथ साथ दूसरे अधिकार मिल जाते थे। हालांकि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया। जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और भारतीय मूल की सविता गिरी तो शुरू से ही इसका विरोध कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने कोविड रिस्पांस प्लान के तहत घर घर जाकर सर्वे तेज कर दिया। देश भर में कोरोना के मरीजों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है और यही वजह रही कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने घर घर जाकर सर्वे की शुरुआत की, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के मजनू का टीला से भी सामने आई। वहां कुछ स्वास्थ्यकर्मी लोगों के पास पहुंचे और उनके पूरे परिवार की जानकारी ली। साथ ही लोगों से उनके स्वास्थ्य से जुड़े सवाल भी पूछे गए। एक ऐप है, इस ऐप में पूरी डिटेल जो है उसको डालना पड़ता है जिस जिस घर में सर्वे के लिए जाते हैं और उसकी पूरी जानकारी रखी जाती है और ये जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाती है। प्रशासन ने दावा किया कि इस सर्वे से आने वाले दिनों में सरकार को अपनी तैयारियां करने में मदद मिलेगी। सरकार एक इसको असेस कर लेगी कि भाई यहाँ पे कितने लोग 60 प्लस हैं, कौन माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं जिनके। बताया गया कि दिल्ली के हर इलाके में होने वाले इस सर्वे को 6 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद शहर को सैनिटाइज किया। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मंत्री खुद सड़कों पर उतर आए और एक ट्रैक्टर की मदद से शहर की संकरी गलियों में जाकर केमिकल का छिड़काव किया। उनके साथ कई समर्थक भी इस काम में उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने अलग अलग इलाकों में जाकर केमिकल का छिड़काव किया। एक सड़क पर केमिकल छिड़कने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों की भी मदद ली गई और मंत्री खुद ही सड़कों पर दवा का छिड़काव करते दिखाई दिए। इस काम में मदद करने के लिए उन्होंने वहां रहने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। आज आपल्या लोकांनी थोडी मदत केली, सर्व लोकांनी, तर याचा परिणाम आपण शहर तरी कंट्रोल करू। इसके साथ घर घर जाकर सैनिटाइज करने के काम में भी कई लड़कों को केमिकल छिड़कने के लिए लगाया गया। मंत्री अब्दुल सत्तार ने कोरोना से लड़ने के साथ साथ सभी लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने की भी अपील की। आपण सुरक्षित राहिलो तर आपला जिल्हा सुरक्षित राहील, महाराष्ट्र सुरक्षित राहील, देश सुरक्षित राहील। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में एक बेकाबू कार दवा की दुकान में घुस गई। बताया गया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर कार पर काबू नहीं रख पाया और वो सीधे सड़क के किनारे मौजूद दवा की दुकान में घुस गई। इससे पहले एक आदमी दुकान की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन दुकान के बाहर पहुंचते ही वो रुक गया और सड़क की तरफ देखने लगा। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और दुकान की दीवार और बाहर रखी शीशे की अलमारियां तोड़ती हुई अंदर घुस गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग दुकान के अंदर पहुंचे और कार में फंसे ड्राइवर को निकालकर बाहर लाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और ड्राइवर को भी मामूली चोटें ही आई। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच न्यूज 18 ने एक कोरोना वार्ड का जायजा लिया। हमने ये जानकारी जुटाई कि आखिर किसी मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कैसे उसका इलाज किया जाता है और कैसे डॉक्टर खुद को कोरोना की चपेट में आने से बचाते हैं। और इसके लिए हम ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे अस्पताल पहुंचे जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में जो सबसे पहली चीज दिखी वो ये थी कि मरीजों के साथ आने वाले उनके रिश्तेदारों को अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये कोरोना अस्पताल की हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कोई भी बिना पीपीई किट के नहीं जा सकता है एक्सेप्ट पेशेंट। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए 3 अलग अलग वार्ड में भी हम गए। इन्हें L1, L2 और L3 नाम दिया गया है। अस्पताल का कहना है कि L1 वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें कोरोना के मामूली लक्षण है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको एक वेलकम किट देते हैं। एक इसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर हम हर एक पेशेंट को देते हैं। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने के लिए होता है। कोरोना के L2 और L3 वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जो गंभीर हैं। इन दोनों वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा भी देखी गई। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वार्ड सिर्फ इसी अस्पताल में है। देश भर के कई अस्पतालों में जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहां मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में सरकारों ने मामूली लक्षण वाले मरीजों को घरों में रहकर ही इलाज करने की भी सलाह दी है। L2 क्या होता है? L2 में वो मरीज आते हैं जिनका जो है कोरोना में लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लंग में निमोनिया डेवलप हो जाता है। उन मरीजों को लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम भी बढ़ गए। सांस लेने में तकलीफ होना भी कोरोना का एक लक्षण है और ऐसे कोरोना मरीजों को अस्पतालों में इन्हीं सिलेंडरों से ऑक्सीजन दी जाती है। इसी वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ी और उनकी कीमतों में भी अच्छा खासा उछाल आया। मेडिकल उपकरणों के लिए मशहूर दिल्ली के भगीरथ पैलेस मार्केट में भी कई ऐसे लोग नजर आए जो वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पहुंचे।
बताया गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहले केवल अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता था, अब कोरोना की वजह से कई लोग उसे घरों में भी रखने लग गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मांग है वो इसी ऑक्सीजन सिलेंडर की है, क्योंकि कोरोना में इसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लोग इसे अपने घर में रखना चाहते हैं। कोरोना की वजह से मांग बढ़ने का सीधा असर ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम पर पड़ा और इनके दाम काफी तेजी से बढ़े। ये जो पहले 5500 रुपए तक मिल जाता है, 5500 से 6000 की रेंज में, अब वही 7-8 हजार की रेंज में मिलता है पूरा कंप्लीट सेट। भगीरथ पैलेस मेडिकल उपकरणों का थोक बाजार है और वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए ज्यादातर वो लोग पहुंचे जिनकी खुद की दवा की दुकानें हैं। आप आगे कितने इस पे? आगे हम 8 से 8.5 हजार में हम लोग बेचते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के मौके पर 19 देशों के साथ भारत की तीनों सेनाओं ने भी दमखम दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस आयोजन का हिस्सा बने। रूस में हर साल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर मिली जीत को विक्ट्री डे परेड के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इस बार भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। चूंकि मौका विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने का था, इसलिए भारतीय सेनाओं के 75 जवानों की एक टुकड़ी इस परेड में शामिल हुई। मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व सिख लाइक इन्फेंट्री के मेजर अंजुम गोरखा ने किया। इसके अलावा दस्ते में सेना की 3 महिला अधिकारी भी शामिल हुई। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने ट्वीट कर परेड में भारतीय सेनाओं के हिस्सा लेने पर खुशी जताई और इसे देश का गौरव बढ़ाने वाला पल बताया। रूस की विक्ट्री डे परेड में 19 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। चीन की सेना भी इस परेड में शामिल हुई। इसके अलावा रूस ने भी इस मौके पर अपनी ताकत दिखाई। वैसे तो हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 1.5 महीने बाद यह कार्यक्रम हुआ। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में कोरोना की वजह से बड़े कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद भीड़ लगाकर जन्मदिन मनाया गया, जिसमें केक जैसी पोशाक पहनकर एक कलाकार जन्मदिन की बधाई देने पहुंची। और इस वजह से सड़क पर एक चलता फिरता केक नजर आया। कपड़े और गत्ते से बनी केक की पोशाक को कलाकार ने पहना और फिर हाथ में गुब्बारा थामे वो तय पते पर पहुंची। कोरोना की वजह से उरुग्वे में बड़े आयोजनों पर रोक है, लेकिन केक बनी कलाकार को देखकर घर के बाहर ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लग गया। लोग जन्मदिन के जश्न में डूबे नजर आए। कार पर ही लाउडस्पीकर पर म्यूजिक बजाया गया और कलाकार लोगों का मनोरंजन करती नजर आई। No sé si es él o ella, pero un genio o genia. Por lo menos con algunos conocidos festejarle el cumpleaños de una manera más especial. दिल्ली में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले कुछ लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद कुछ दिन पहले ही यह फैसला लिया गया था, जिस पर अमल भी शुरू कर दिया गया। और एक इलाके में पुलिस वाले बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों को रोककर उनसे जुर्माना वसूलते नजर आए। इसके लिए वहां कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने ऐसे लोगों को पहले रोका और फिर उनसे मास्क नहीं लगाने की वजह भी पूछी। हालांकि कुछ लोगों ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी। इस बीच कई लोग ऐसे भी दिखे जिनके पास मास्क था, लेकिन उन्होंने उसे पहनने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे लोगों को पुलिस ने उसी वक्त मास्क लगाने को कहा और फिर उनसे जुर्माना वसूला। चीन की राजधानी बीजिंग में बाजार से लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने के लिए बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी को उतारा गया। कोरोना संकट के बीच जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी सर्विस को मुमकिन बनाने के लिए इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, जिसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत ही नहीं। सुपरमार्केट के कर्मचारी ने डिलीवरी के लिए कई थैले गाड़ी में रखे और गाड़ी सफर पर निकल पड़ी। लंबा रास्ता तय करते हुए वो ग्राहक के पते पर पहुंची और ग्राहक ने अपने घर के बाहर ही गाड़ी से अपना सामान ले लिया। मतलब बिना किसी की मदद के गाड़ी ने खुद ब खुद सामान पहुंचा दिया।